दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता था कि हम लोग अभी कार्बनिक यौगिक पढ़ रहे थे, रसायन विज्ञान 10th की, और उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में हमने पहला डिस्कस किया था मीथेन, फिर दूसरा हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था, एथिलीन। तीसरा आज हम डिस्कस करेंगे एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है C2H5OH। C2H5OH। अब मैंने आपको IUPAC में एक चीज़ बताई थी। IUPAC अगर इसका नाम लिखना हो तो क्या लिखेंगे आप लोग? इसका अगर नाम लिखना हो IUPAC तो क्या लिखेंगे? कोई बता पाएगा? इसका नाम IUPAC होता है क्या? एथेनॉल। इसका IUPAC क्या होता है? एथेनॉल। एथेनॉल कैसे होता है? क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन परमाणु है। दो कार्बन परमाणु, पहला अगर एक होगा तो मेथ, दो होंगे तो एथ, फिर इनका लिखेंगे एल्केन। एल्केन के बाद उसमें जुड़ेंगे ऑल, तो एथेन प्लस ऑल मिलके क्या हो गया? एथेनॉल। ठीक है, तो अब ये इसका हो गया IUPAC। IUPAC के बाद हम क्या देखते हैं? अब देखेंगे इसका अणुभार कितना होता है। अणुभार देख लेते हैं इसका क्या होगा। अणुभार कैसे निकालते हैं? कल हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जितने भी जिस भी परमाणु के जितने भी मोल दिए गए उसके परमाणु भार से नंबर ऑफ मोल का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और जितने भी परमाणु दिए होंगे सबका समीशन कर लेंगे, वही उसका परमाणु भार हो जाएगा, अणुभार हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बन का परमाणु भार क्या होता है? कार्बन का परमाणु भार होता है 12। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2 इंटू 2। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 5। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1। फिर आ गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? कोई बताएगा कितना होता है ऑक्सीजन का? जब परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक का जस्ट डबल होता है परमाणु का। सभी परमाणु में ऐसा होता नहीं, पर जनरल केस में यही होता है कि जितना परमाणु क्रमांक होगा उसका जस्ट डबल होगा। ठीक है, तो वैसे ऑक्सीजन का हम बता दे रहे हैं, ऑक्सीजन का होता है 16। फिर क्या बचा? लास्ट में एक हाइड्रोजन। जोड़ लेते हैं कितना निकले? 12 दूना 24, 5, 17। टोटल करके बताइए कितना आएगा? 24, 5, 29, 29, 7, 36, 10, 46। तो ये हो गया एथिल एल्कोहल का अणुभार। अणुभार कितना होता है? 46। एथिल एल्कोहल का अणुभार अगर आपसे पूछा गया है तो वो लिखना है आपको 46। निकालना कैसे है? निकालना हमने आपको सिखा दिया है कि जितने भी परमाणु दिए होंगे, कोई भी परमाणु दिया होगा और जितना उसका नंबर दिया होगा, किसी भी परमाणु का जितना परमाणु भार होगा, परमाणु भार का नंबर ऑफ परमाणु से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और जितने भी परमाणु दिए होंगे अलग अलग, जैसे कार्बन दिया है, हाइड्रोजन दिया है, ऑक्सीजन दिया है, क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी दिया है, सबका अलग अलग परमाणु भार लिखेंगे और क्या लिखेंगे? उसका नंबर ऑफ परमाणु से मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। फिर क्या होगा? फिर सबका समीशन कर देंगे और टोटल करके लिख लेंगे, निकल आएगा अणुभार। कोई कठिन नहीं है, आराम से हल्के में लीजिए, कुछ ज्यादा कठिन वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये हो गया 46। अब इसका क्या देख लेते हैं? संरचना सूत्र भी देख लेते हैं। संरचना सूत्र क्या होता है इसका देख लेते हैं। संरचना सूत्र क्या होगा? 2 कार्बन है, पहले तो हमने 2 कार्बन लिख दी। ठीक है, फिर 5 हाइड्रोजन लगाने हैं। ये हो गया इसका संरचना सूत्र। क्या? देखिए सारे कार्बन की संयुक्ताएं पूरी होंगी। कैसे? 1, 2, 3, 4, 4 इसकी भी पूरी, 1, 2, 3, 4 इसकी भी पूरी। मतलब हमारा संरचना सूत्र क्या निकल गया है? ये निकल गया है। तो अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया एथिल एल्कोहल का,
एथिल एल्कोहल का यहाँ पे इसे कहते हैं, इसे बोलते हैं अणुसूत्र। तो हमने क्या क्या पढ़ा एथिल एल्कोहल का? एथिल एल्कोहल का हमने आईपीएसी नाम पढ़ा, एथिल एल्कोहल का हमने अणुसूत्र पढ़ा, उसके बाद अणुभार निकालना सीखा, उसके बाद फिर हमने संरचना सूत्र पढ़ा। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं। आगे हमें पढ़ना है कि कहाँ एथिल एल्कोहल हमें प्राप्त होता है, एथेनॉल कैसे प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं। तो एथेनॉल कैसे प्राप्त होता है? एथेनॉल की जो प्रयोगशाला भी है बनाने की, वो हम पहले देख लेते हैं। वो कल हमने आपको पढ़ाई थी, लेकिन वो ये बोल के नहीं पढ़ाई थी कि ये इसकी प्रयोगशाला भी होगी बनाने की, बट आपने पढ़ी थी कल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एथिलीन के बारे में। और एथिलीन का हमने एक रासायनिक गुण बताया था। क्या बताया था? कि जब हम एथिलीन की क्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाएंगे, क्या एथिलीन की क्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, ध्यान दीजिए, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएंगे तो फिर क्या बनेगा? फिर बनेगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। याद करिएगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट क्या फार्मूला होता है? CH3 CH क्या होता है? CH3 CH2 HSO4 लिखते हैं, CH3 CH2 HSO4। ये हो गया। इसे क्या, इसका नाम क्या हुआ? CH3, एक H यहां से निकला, यहां पे जुड़ गया, CH3 हो गया, CH2, फिर HSO4 बचा यहां पे, वो हमने यहां पे जुड़ दिया। ठीक है, अब इसकी क्रिया हम कराते हैं, इसे करते हैं हम जल अपघटित। इसे हमने कर दिया जल अपघटित, मतलब इसकी क्रिया हमने कराई जल के साथ, चाहे H2O लिखो चाहे HOH लिखो, मर्जी आपकी, कुछ भी लिख सकते हैं। 2 H है, H2 हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या निकलेगा? पहले बाई प्रोडक्ट निकालते हैं। जो निकलता है निकलेगा यहां पे क्या? H2SO4 निकालते हैं। हमने H2SO4 निकाल दिया, बाकी का उतार लेते हैं। क्या होगा? CH3 CH2 OH, इतना ही तो बचा। देखिए यहां से इतना निकल गया, इतना निकल गया। H2SO4 हो गया, एक H ये, एक H है, 2 H हो गए। उसके बाद SO4 H2SO4, बाकी का जो बचा वो हम लिख लेते हैं। क्या लिखा? CH3 CH2 OH, क्या लिखा? C2H5OH, बात तो वही है ना। तो मतलब ये हमें प्राप्त हो गया एथिल एल्कोहल, ये हमें प्राप्त हो गया एथिल एल्कोहल। अब लिखना कैसे है? जब हम एथिलीन की क्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में कराते हैं और मिले हुए प्रोडक्ट को, मिले हुए जो भी हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसे हम जब जल अपघटित करवाते हैं, यहां पे जल अपघटन हमने करवा दिया HOH के साथ, तो जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं एथिल एल्कोहल। ठीक है, अब क्रिया आपको समझ में आ गई। एथिलीन शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर यहां पे क्या बना? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना, इसका करा दिया जल अपघटन, जल अपघटन करा दिया तो क्या बन गया? एथिल। तो ध्यान दीजिएगा, यही है हमारी प्रयोगशाला विधि। एक विधि और है, वो पढ़ लेते हैं। सॉरी, उसे कहते हैं वो जब हमें व्यापारिक मतलब बड़े पैमाने पर प्राप्त करना होता है, तब हम वो भी प्रयोग में लाते हैं। वो
कैसे? उसमें हम शर्करा एवं स्टार्च का किण्वन करा के प्राप्त करते हैं। ये एक जैविक अपक्रिया है, ये रासायनिक अपक्रिया नहीं है, ये एक जैविक अपक्रिया है, ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं पहले कैसे होता है वो देख लेते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा होगा कि रासायनिक प्रक्रिया बहुत तेज गति से होती है, लेकिन जो जैविक प्रक्रियाएं होती हैं वो थोड़ा स्लो मोशन में होती हैं, उनका प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है और थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो देखते हैं। स्टार्च का कोई फार्मूला बताएगा क्या होता है? कोई स्टार्च का फार्मूला क्या होता है? C6H10O5, ये हो गया स्टार्च। अब हम क्या करते हैं, इसमें मिलाते हैं जल। ठीक है, हमने जल मिला दिया। अब क्या प्राप्त होगा हमें? हमने स्टार्च के 2 मोल ले लिए, 2 मोल ले लिए और जल के n मोल ले लिए। ध्यान दीजिएगा, यहां पे स्टार्च के आपको 2 मोल लेने हैं, जल के n मोल लेने हैं। ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान रखना है क्या कि यहां पे जो आपका उत्प्रेरक होगा वो क्या होगा? वो उत्प्रेरक होगा आपका डायस्टेस। क्या होगा? डायस्टेस। अब क्रिया को ध्यान से देखिएगा, ये था हमारा स्टार्च, इसके साथ हमने जल की क्रिया करवाई, स्टार्च के 2 मोल लिए, जल के n मोल ले लिए। अब बनेगा क्या वो भी देख लेते हैं, जो बनेगा वो भी देख लेते हैं। क्या बनेगा? वो बनेगा क्या, कितने मोल हो जाएंगे कार्बन के? कार्बन के हो जाएंगे C12, H कितना हो जाएगा? 10 दूना 20, 20 तो 22। देखिएगा 6, 10 दूना 20, 20 तो 22, H हो गया हमारा 22। ठीक है, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा 5 दूना 10 और 10 1 11, 5 दूना 10 और 10 1 कितना हुआ? 5 दूना 10 और 10 1 हो गया 11, और हमने n मोल लिए थे ना, देखिएगा यहाँ पे जल के n मोल लिए, ये देखिए, तो कितना प्राप्त हो गया हमें? यहाँ पे n मोल प्राप्त हो गए। इसका इसका फार्मूला, ये किसका फार्मूला कोई बताएगा? ये है माल्टोस का फार्मूला। ठीक है, n मोल प्राप्त होंगे, हमने यहाँ पे लिख दिया, इसका n मोल प्राप्त हुआ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझ जाइएगा, इसे बोलते हैं माल्टोस। ठीक है, ये हो गया हमारा माल्टोस। जब हमने स्टार्च की क्रिया जल के साथ करवाई तो हमें क्या प्राप्त हुआ? डायस्टेस की उपस्थिति में माल्टोस प्राप्त हुआ। अब देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या होता है। आगे जब माल्टोस, क्योंकि हमने जल पहले से n मोल प्रोवाइड किया था, अब माल्टोस बना, वो फिर जल के साथ क्रिया करेंगे। देखते हैं कैसे। माल्टोस का फार्मूला लिखते हैं, C12H22 हो गया। अब इसकी क्रिया हम फिर जल से करवाते हैं, इसकी क्रिया हमने फिर से जल से करवा दी। अब क्या बनेगा वो ध्यान दीजिएगा, क्या बनेगा कोई बताएगा? कोई आइडिया क्या बनेगा? यहां पे बनेगा क्या? इसके बनेंगे 2 मोल। ये किसका फार्मूला है? C6H12O6। ये फार्मूला है ग्लूकोज का।
तो यहाँ आपके पास माल्टोस बना, यहाँ उसके बाद अगले प्रोसेस में क्या बना, ग्लूकोज बना। अब देखते हैं अगला प्रोसेस क्या होता है। अगला प्रोसेस क्या होता है, वो क्योंकि आपके पास यहाँ पे माल्टोस बना था, यहाँ पे ग्लूकोज बना था, अगले स्टेप में ग्लूकोज क्रिया करेगा। तो देखते हैं ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्रिया करके क्या बनाएगा, ईस्ट से। मैंने आपसे बताया था ना कि ये जैविक अपक्रियाएं हैं, ये रासायनिक अपक्रिया नहीं है। ईस्ट से यहां पे क्रिया हुई तो क्या बनाया, अब हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, एथिल एल्कोहल। और क्या बनेगा, और बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब संतुलित करते हैं, कैसे संतुलित हो देख लेते हैं वो भी। अगर यहां हम 2 से मल्टीप्लीकेशन करवा देते हैं तो क्या हो गया, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन कितने हुए, 5 दूनी 10, 2 12, हाइड्रोजन बराबर हो गए। ऑक्सीजन देख लेते हैं, 2 हो गए यहाँ पे, 2 ये 4 हो गए। अभी कार्बन 2 कम है, 2 यहाँ पे हमने मल्टीप्लीकेशन करवा दी। अब देखिए कार्बन हो गए 2 दूना 4, 2 6, हाइड्रोजन हो गए कितना, 5 दूनी 10, 2 12, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 और 4 6, मतलब हमारी क्रिया हो गई संतुलित। और हमने यहाँ पे प्राप्त क्या कर दिया, प्राप्त कर दिया हमने यहाँ पे एथिल एल्कोहल को। यहाँ पे हमने प्राप्त किया एथिल एल्कोहल। तो समझिएगा, अगर हमसे पूछा जाता है कि व्यापारिक विधि द्वारा हम कैसे प्राप्त करते हैं या किण्वन द्वारा कैसे प्राप्त करते हैं एथिल एल्कोहल, तब हम ये पूरी प्रक्रिया लिखेंगे। क्या, पहले स्टार्च की क्रिया हम जल से करवाएंगे, उसके बाद बनेगा क्या, माल्टोस बनेगा। माल्टोस की क्रिया हम फिर जल से करवाएंगे, फिर बनेगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज फिर ईस्ट से क्रिया करके बनाएगा एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखते हैं इसके कुछ भौतिक गुण। भौतिक गुण कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। आप लोग नोट्स बनाते हुए जरूर चलिएगा। तो अगर आपके पास नोट्स होंगे तो आपको बार बार वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। अब भौतिक गुण देख लेते हैं क्या होते हैं। इथेनॉल के भौतिक गुण। अच्छा, आपको पता है कि हम भौतिक गुण पे बार बार फोकस क्यों करते हैं, कि भौतिक गुण जरूर ध्यान दीजिए। भौतिक गुण इसलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी ऐसे बन जाते हैं कि कोई रासायनिक यौगिक है, कोई कार्बनिक यौगिक है, उसके भौतिक गुण ये हैं, वो रंगहीन है, वो सुगंधित है, और उसका क्वथनांक इतना है, घनत्व इतना है, और वो उसके 1-2 रासायनिक गुण दे दिए गए। क्या अगर उसका दहन करा जाएगा तो ये बनेगा, उसका निर्जलीकरण होगा तो ये बनेगा। फिर उसके बाद उससे कोई अक्रिया आपको दी जाएगी कि इस पर्टिकुलर परमाणु के साथ अक्रिया करके इस पर्टिकुलर, मान लीजिए आपको दे दिया गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अक्रिया करके क्या बनाएगा। अब क्योंकि आपको भौतिक गुण पता है, आपको रासायनिक गुण पता है, तो आपका आइडिया लग जाएगा कि नहीं ये ऐसे होगा, ये यहाँ पे इस कार्बनिक यौगिक की बात करी जा रही है या इस कार्बनिक यौगिक की बात करी जा रही है। अगर आपको भौतिक गुण और रासायनिक गुण पता है तब कर पाएंगे, अगर नहीं पता है तो फिर आप ये क्वेश्चन छोड़ के आएंगे एकदम गारंटी। तो इसलिए आप भौतिक गुण और रासायनिक गुण पे फोकस जरूर करिए। उन्हें स्किप मत करके जाइए कि एग्जाम में नहीं पूछे जाते भौतिक गुण। भौतिक गुण पूछे जाते हैं लेकिन वो घुमा के पूछते हैं, डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कभी। हाँ, ये कभी कंपटीशन का कोई आप एग्जाम देने गए, कोई एंट्रेंस एग्जाम देने गए, तो वहां पे जरूर पूछा जाएगा कि एथेनॉल का क्वथनांक क्या होता है, उसका घनत्व क्या होता है, या उसका अणुसूत्र बताइए, अणुभार बताइए। ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें, बेसिक की चीजें आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं। लेकिन हम अभी बात कर रहे थे बोर्ड की, तो बोर्ड पे आपको जो पूछा जा रहा है उस चीज पे हम फोकस करते हैं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने जा रहे थे भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, पहला चीज देखते हैं। पहला क्या, क्योंकि ये रंगहीन होता है, ये होता है रंगहीन, और इसमें कुछ गंध भी होती है, तो लिख लेते हैं गंधयुक्त। क्या, रंगहीन भी होता है, गंधयुक्त भी होता है। ठीक है, अगला भौतिक गुण देखते हैं क्या होता है।
अगला भौतिक गुण होता है क्या? घनत्व। इसका देख लेते कितना होता है घनत्व। ये जल से हल्का होता है, तो इसका घन जाहिर सी बात है जल के घनत्व से कम होगा। इसका घनत्व क्या होता है? इसका घनत्व होता है 0.789 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 0.789 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ध्यान दीजिएगा। अब इसका देख लेते हैं क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक, क्वथनांक क्या होता है इसका? जो क्वथनांक होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसे केल्विन में बदलना हो तो इसमें हम 273 ऐड कर देंगे, बाकी का जो आएगा क्या आएगा? केल्विन केल्विन। ठीक है, तो ये थे कुछ इसके भौतिक गुण। और क्या? ये जल में विलेय है, ये जल में विलेय होता है। तो ये इसके कुछ 4 महत्वपूर्ण जो इसके भौतिक गुण थे वो हमने डिस्कस कर लिए। क्या? पहला तो रंगहीन होता है, उसके बाद गंधयुक्त होता है, फिर क्या घनत्व इसका ये होता है 0.789 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फिर क्वथनांक हमने पढ़ लिया, उसके बाद फिर जल में विलेयता पढ़ ली। होता है कि नहीं होता है? होता है। ठीक है, अब कुछ इसके रासायनिक गुण धन के बारे में बात करते हैं। अभी हमने भौतिक गुण पढ़ लिए हैं, अब रासायनिक गुण की ओर चलते हैं। रासायनिक गुण, अब रासायनिक गुण में हम पहला क्या पढ़ेंगे? दहन। जैसा कि सारे कार्बनिक यौगिक जितने भी हमने पिछले वीडियो में 2 पढ़े हैं, उनमें सबसे पहला हमने डिस्कस किया दहन। जब दहन होगा तब क्या बनेगा? जब इसका दहन होता है तो क्या बनता है? बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड नीली लौ के साथ, देखते हैं C2H5OH का हमने कराया दहन। क्या बनेगा? अभी हमने बताया क्या बनेगा? कार्बन मोनो ऑक्साइड। ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। और क्या बनेगा? बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट होगा जल। प्लस का इसमें ऊष्मा भी रिलीज होगी, ये जरूर ध्यान से। ऊष्मा रिलीज होगी क्योंकि ऊष्मा एब्जॉर्ब होगी, ये बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, अब क्या चीज बाकी बचा इसमें? कोई बताए क्या बाकी बचा? सब कुछ तो हमने लिख दिया। इसका बाकी बचा संतुलन। संतुलन देखते हैं कैसे करना। यहाँ पे 2 कार्बन परमाणु, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 से। अब देखते हैं क्या होता है। कार्बन परमाणु हमारे हो गए संतुलित। अब देखते हैं ऑक्सीजन यहाँ पे 6, यहाँ पे हमने कर दिया। वो हाइड्रोजन है 6, हमने यहाँ पे कर दिया 3। अब क्या हो गया? 2 इधर 3 इधर, नहीं यहाँ पे 2 हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन हो गए 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 3 है। इधर कितने हैं? 2 1 3। ऑक्सीजन है संतुलित। ठीक है, अभी हाइड्रोजन नहीं संतुलित है। हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन यहाँ पे 6, यहाँ पे है 2, तो हम फिर 3 से गुणा करवाते हैं। अब कितना हो गया ऑक्सीजन? ये हो गया 3 और 2 5। यहाँ पे कितना है? 2 1 3, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लिकेशन करवा देते। अब देखिएगा 2 दूना 4, एक ये हो गया 5, 2 3 2 5, 3 दूना 6, 5 1 6, 2 2 हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, तो संतुलन मत भूलिएगा। अगर संतुलित नहीं करके आएंगे तो फिर यहाँ पे आपका काम खराब हो जाएगा, नंबर आपके कट जाएंगे। फिर देखते हैं ऑक्सीकरण करते हैं तो फिर क्या बनता है। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट अपक्रिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। लिख देते, इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या होगा, क्या बनेगा बताइए। पहले तो लिख लेते हैं क्या, C2H5OH का करवाना है हमें ऑक्सीकरण। यहां पे थोड़ा शक्तिशाली अपकर्मक हम लेंगे जो ये अपक्रिया करवा पाए, नहीं तो अगर कमजोर ले लेंगे तो अपक्रिया नहीं संभव होगी। जैसे क्या, जैसे हमने ले लिया यहां पे क्षारीय KMnO4, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, या हमने ले लिया अम्लीय K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब बनेगा क्या वो देख लेते हैं। अगर इसका हम कराएंगे ऑक्सीकरण, यह अपक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या बनेगा, इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो बनेगा क्या, बनेगा एसिटिक अम्ल। और निकलेगा क्या, जल। अब देखिएगा यहां पे एसिटिक अम्ल बन गया, जल भी निकल गया। ठीक है, अब क्रिया हमने लिख दी। अब क्या करना है, बचा है संतुलित करना। देख लेते हैं कैसे संतुलित करेंगे। दो यहाँ पे कार्बन है, दो कार्बन है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 2 6 हैं, यहाँ पे 6 हैं, बात है बराबर। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 3 हैं। करना क्या है, करना क्या है, करना ये है कि एक छोटा सा काम करना है कि यहाँ पे हमने यहाँ पे कर दिया 2 से गुणा। अब देखिएगा ऑक्सीजन हो गए 3 2 1, ये ऑक्सीजन हो गए 3 और संतुलित हो गई हमारी अपक्रिया। ठीक है, तो लेकिन ये अपक्रिया ध्यान रखिएगा, ऑक्सीकरण जब कराएंगे एथिल अल्कोहल का तो क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल बनेगा। ठीक है, आगे अपक्रिया देखते हैं। क्या, एक और इंपॉर्टेंट अपक्रिया की तरफ चलते हैं। उस अपक्रिया को बाय नेम पढ़ते हैं। क्या, एसिटरीकरण। ये नेमिंग रिएक्शन है। कभी कभी आपको पूछा जाएगा कि एस्टरीकरण किसे कहते हैं। जब हम अल्कोहल की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से करवाते हैं, क्या, अल्कोहल की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से करवाते हैं तो वहां पे एस्टर प्राप्त होगा। एस्टर यूपीएससी में वो शायद आपके सिलेबस में नहीं था, वहां पे जुड़ता है एथेनॉल। ठीक है, एस्टर प्राप्त होता है तो उसे बोलते हैं एस्टरीकरण। जब हम अल्कोहल की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ करवाएंगे तो प्राप्त होगा एस्टर, और इसे बोलते हैं एस्टरीकरण। देख लेते हैं, यहाँ पे हम पढ़ रहे थे एथिल अल्कोहल के बारे में, तो यहाँ पे CH3CH2OH। अभी हमने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा है क्या, CH3COOH पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अब इसका हम लिख लेते हैं संरचना सूत्र। घबराइएगा नहीं, हमने आपको सारी बातें यूपीएससी में बता दी हैं। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप हमारे पीछे प्लेलिस्ट में जाके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। वहां पे हमने आपको सारी बातें डिटेल्स में डिस्कस करी हैं। ठीक है, अब क्या बनेगा, बनेगा एस्टर। देखते हैं कैसे बनेगा। अब यही हम आपसे डिस्कस करें। पहले तो हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, H2O निकाल देते हैं। H2O कैसे निकलेगा, ये हुआ, और रुकिए समझ में ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। H और OH मिलके बन गया वाटर। अभी हमने बताया था H और OH, H OH साथ लिखेंगे, जल मारना जाएगा, मतलब H2O हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अब बाकी चीजें हम लिख लेते हैं, वही हो जाएगा एस्टर। ये हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, बाकी बचा CH3 CH2O
C नहीं C11O CH3, ये तो बाकी बचा था, प्लस का H2 हमने जो निकाला था, देखिएगा H2O निकाल दिया, बाकी क्या बचा CH3 CH2O CH3 CH2O, फिर इधर का बचा ये CO CH3 हमने लिख दिया। देखिए अब क्रिया में कुछ कठिन नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम निकालेंगे। बाई प्रोडक्ट हमने निकाल दिया, बाकी का जो मेन प्रोडक्ट है वो तो आपके सामने ही रखा रहता है, ऐसे ही तो लिखा है। अब इसका नाम लिखते हैं क्या अभी, अच्छा सर आपको आपके सिलेबस में नहीं है तो इसका हम आईपीएससी नाम बता देते हैं। इसका नाम होगा एथिल एथिल। कभी कभी पूछ लिया जाता है स्टिरीकरण किसे कहते हैं, ये स्टिरीकरण क्रिया की परिभाषा लिखे। तो स्टिरीकरण वो क्रिया है जहाँ पे हम अल्कोहल की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराएंगे और एस्टर प्राप्त होगा, वही क्रिया कहलाती है स्टिरीकरण। ठीक है, अगले रासायनिक गुण की तरफ चलते हैं। दोनों अपक्रियाएं अभी लास्ट में जो हमने बताई हैं वो चाहे ऑक्सीकरण रही हो चाहे एस्टरीकरण रही हो, दोनों अपक्रियाएं महत्वपूर्ण है। और अगर आईपीएससी आपको नहीं आता है, आपको संरचना सूत्र बनाना नहीं आता है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके आईपीएससी वाली वीडियोस देखेंगे, वहां पे हमने आपको संरचना सूत्र बनाना बताया है। आप जाके आराम से देखिए, वहां पे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब अगले गुण की तरफ चलते हैं। क्या निर्जलीकरण, कि जल जब निकलता है तो क्या बनता है, ये हुआ निर्जलीकरण। निर्जलीकरण से क्या बनता है, कल शायद हमने आपको बताया था कि जब एथेनॉल, हमने आपको एक अपक्रिया बताई थी कैसे प्राप्त करोगे एथिल अल्कोहल से एथिलीन, याद है कि नहीं याद है? लास्ट वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कि एथेनॉल से एथिलीन कैसे प्राप्त कर जाती है, बस वही है। देखते हैं CH3 CH2 OH। अब हमने क्या किया, शांत H2SO4 के साथ इसकी क्रिया करवा दी, H2SO4 क्या बनेगा एथिलीन। प्लस का जल बन गया ना, एथिलीन जल, कुछ नहीं है अब क्रिया में। अब आपको लिखना है तो पूरा वो बड़ा वाला क्रिया लिखिए, 3 स्टेप वाला। पहले CH3 CH2OH का क्रिया कराइए H2SO4 से, फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाइए, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का क्रिया, फिर आगे करवाइए तो क्या बनेगा, बताइए क्या बनेगा, C2H5O C2H5, फिर वहां से C2H5, फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया H2SO4 से जब दोबारा कराएंगे फिर जाके यही प्राप्त, वहां पे क्या प्राप्त हो, एथिलीन। तो 3 स्टेप हो जाए, हमने 1 स्टेप में लिख दिया, बात तो वही है ना। टेम्परेचर ध्यान रखना है, टेम्परेचर आपको यहां तक ले जाना पड़ेगा तभी काम होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। हमने आपको कल एक चीज बताई थी कि 100 डिग्री पे क्या होता है, 140 पे क्या होता है, और 160 से 170 पे क्या होगा। तो ये तीनों चीजें फोकस करके चलनी है। टेम्परेचर आप अगर गलत करके आएंगे तो फिर आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। टेम्परेचर पे जरूर फोकस करिएगा, क्योंकि हमने कल एक चीज बताई थी कि 99 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी उबलता है और जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचता है तो वो भाप बन जाता है। तो सेम चीज यहाँ पे भी है कि इस टेम्परेचर तक रखेंगे अलग ही क्रिया देगा, अगले पे जाएंगे तो अलग ही दे देगा। तो ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें। तो हमने निर्जलीकरण पढ़ लिया है। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, दहन पढ़ा, आर्चीकरण पढ़ा, उसके बाद एस्टरीकरण पढ़ा, निर्जलीकरण पढ़ लिया। अभी क्या पढ़ेंगे, एक और नेमिंग रिएक्शन होती है हाइड्रोफॉर्म की। हाइड्रोफॉर्म, जैसा कि आपको नाम से कुछ पता चल रहा होगा कि यहाँ पे किसकी बात करी जा रही है, किस चीज की बात करी जा रही है। हेलो मतलब हाइड्रोजन की कहीं ना कहीं बात करी जा रही है। जब हम एथिल अल्कोहल की क्रिया
किसी भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से करवाते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोडक्ट बनता है, क्या, क्लोरोफॉर्म। देखते हैं CH3 CH2 OH, इसकी क्रिया किससे करवानी है, किसी भी हाइड्रोजन से करवानी है। मान लीजिए हमने Cl2 से करवा दी, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्या बनेगा, बताइए क्या बनेगा। बनेगा यहां पे, अभी हमने बताया, क्लोरोफॉर्म। और क्या बनेगा, और बनेगा सोडियम फॉर्मेट। और क्या बनेगा, क्योंकि अब आपको दिख जाना चाहिए कि जहां पे Na है और Cl2 है, तो कहीं ना कहीं क्रिया करके क्या बनाएंगे, NaCl भी बनाएंगे। और जब जहां पे लवण बनता है तो वहां पे जल भी बनता है। क्या क्या बना, क्लोरोफॉर्म बना और सोडियम फॉर्मेट बना, बाकी NaCl बना और जल बना। संतुलित कर लेते हैं, कैसे संतुलित होगी देखते हैं। अब यहां पे हम देखते हैं, पहले तो क्लोरीन देखते हैं, क्लोरीन कितना है, क्लोरीन है 4, ऑक्सीजन कितना है 2 1 3, और हाइड्रोजन कितना है 1 2 4, यहां पे कितना है 3 2 5 1 6 7, ठीक है। तो हम यहां पे 4 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्लोरीन हो गया हमारे पास 8, यहां पे 3 है, यहां पे 5 से गुणा करते हैं। अब क्लोरीन हो गया 8, NaCl कितने हो गए 5 हो रहे कि 6, मतलब Na हो गए 5 1 6, ठीक है। यहां पे 6 से मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, देखते हैं कंप्लीट हुई कि नहीं। अभी क्या बात है, बाकी बचा है, ऑक्सीजन बचा है क्या, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1 और 7 ये हो गए, यहाँ पे 2 1 3, तो और तो सारी चीजें आई थिंक संतुलित हो गई। 3 2 5 1 6 6 6 12, 1 2 2 2 4, तो अब क्या होता है 12 करना है, 4 है, तो किससे मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। जब यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 10 2 12, हाइड्रोजन भी संतुलित, ऑक्सीजन कितना 5 है, ठीक है, 5 और 2 7, 6 1 7, मैंने क्रिया हो गई संतुलित, ठीक है। इसे बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। ऐसे पूछा जाता है, कैसे प्राप्त करेंगे एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म, और जब आप 12th में जाएंगे तो यह क्रिया आपको ऐसे मिलेगी। हाइड्रोफॉर्म क्रिया क्या होता है, हाई स्कूल में कैसे मिलता है, क्या होता है जब एथिल अल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में किसी क्लोरोफॉर्म किसी भी हाइड्रोजन से क्रिया करता है। एथिल अल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में किसी भी हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोफॉर्म बनाएगा। वो हाइड्रोफॉर्म क्लोरोफॉर्म हो सकता है, हाइड्रोफॉर्म हो सकता है, ब्रोमोफॉर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोफॉर्म के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो आई थिंक जो आपके सिलेबस में है, जितने भी सिलेबस में है, सारी चीजें हमने आपसे, जितने भी रासायनिक गुणधर्म है हमने डिस्कस कर लिया है। अब क्या पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं इनके उपयोग पढ़ के फिर हम टॉपिक को क्लोज करेंगे। उपयोग क्या होता है, एक आपने नाम सुना होगा स्प्रिट का, जो जैसे हम कहीं कट जाते हैं या घाव हो जाता है हमारे अंदर, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो स्प्रिट लगा के वो कीटाणुनाशक का उपयोग करते हैं। तो उसमें स्प्रिट में क्या होता है, स्प्रिट में होता यही है 95% वहां पे एथिल अल्कोहल होता है और 5% जल होता है। तो सीधा ही लिख सकते हैं कि इसका उपयोग हम कीटनाशक के रूप में भी करते हैं। स्प्रिट जहां पे 95% होता है C2H5 OH और 5% होता है वहां पे H2O।
उसका उपयोग हम करते हैं कीटाणुनाशक के रूप में। कहां पे? घावों में। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ये बोलते हैं, ठीक है। स्प्रिट। अब क्या, ये एक अच्छा विलायक भी है। अच्छा, विलायक भी है, इसीलिए इसका उपयोग टिंचर वगैरह बनाने में किया जाता है। टिंचर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, अच्छा विलायक होने का। और जो इसका सबसे महत्वपूर्ण और खासकर उत्तर प्रदेश में जो इसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उपयोग है वो क्या है? वो है शराब बनाने में। शराब बनाने में भी एथिल अल्कोहल उपयोग। तो ये दो थे जो इसके 3 महत्वपूर्ण उपयोग थे। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा एथिल अल्कोहल के बारे में। एथिल अल्कोहल का हमने जो रासायनिक फार्मूला होता है वो पढ़ा, और क्या पढ़ा, और इसका अनुसूत्र पढ़ा, इसका जो आईपीएससी नेम होता है आईपीएससी नेम भी हमने पढ़ लिया, और क्या क्या पढ़ा, और भौतिक गुण भी पढ़े। भौतिक गुण के बाद हमने क्या पढ़ा, इसका रासायनिक गुण पढ़े। रासायनिक गुण में हमने 2-3 बहुत महत्वपूर्ण क्रियाएं पढ़ी। क्या क्या पढ़ा? एक तो हाइलोफॉर्म पढ़ा, एस्टरीकरण पढ़ा, और उसके बाद इससे एस्टिक अम्ल कैसे बनाया जाता है, मतलब ऑक्सीकरण पढ़ा, ठीक है। और क्या पढ़ा? निर्जलीकरण पढ़ा। निर्जलीकरण में यहाँ पे जब एथिल अल्कोहल था तो वो उसने एथिलीन बनाया था। उसके बाद फिर जब रासायनिक गुण पूरे हो गए तो हमने क्या पढ़ा? उपयोग पढ़े कि इनके उपयोग क्या क्या है। जैसे कि स्प्रिट बनाने में होता है। स्प्रिट में क्या होता है? स्प्रिट में 95% जो एथिल अल्कोहल होता है, 5% जल होता है। वहाँ पे क्या स्प्रिट का उपयोग डॉक्टर लोग करते हैं कीटाणुनाशक के रूप में घाव धुलने में। फिर हमने पढ़ा क्या? हमने पढ़ा कि एक अच्छा विलायक होता है, टिंचर वगैरह बनाने में इसका काम होता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है, बड़े पैमाने पे उपयोग किया जाता है क्या? शराब बनाने में। और खासकर यूपी वाले लोगों की तो बात ही अलग है, फिर वहाँ पे शराब का बात ही अलग चलता है, ठीक है। तो शराब बनाने में भी इसका उपयोग होता है। तो आपको याद रखने में बहुत आसानी होगी। और जो हमने आपको 4 महत्वपूर्ण क्रियाएं बताई वो जरूर ध्यान रखिएगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है आईपीएससी में, आपको स्ट्रक्चर बनाने में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे हमने आईपीएससी में सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। किसी भी रासायनिक यौगिक का, किसी भी कार्बनिक यौगिक का हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, अगर एल्कोहल है तब कैसे बनाएंगे, एस्टिक अम्ल है तो कैसे बनाएंगे, या कोई भी प्रोडक्ट है तो उसका कोई भी कार्बनिक यौगिक है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं। तो आप वहाँ पे जाके आराम से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको एथिल अल्कोहल के बारे में जानकारी हमारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो जरूर कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो जरूर कमेंट करके बताइए, हम आपकी पूरी सहायता करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।